नमस्ते। आज की क्लास में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि भारत की फैक्ट्रियों में जो लाखों लोग हर रोज काम करते हैं, उनकी सेहत और सुरक्षा की गारंटी कौन देता है? जी, इसका जवाब एक बहुत ही जरूरी कानून में छिपा है, फैक्ट्रीज अधिनियम 1948। तो चलिए आज इसी को आसान भाषा में समझते हैं। ये वही ऐतिहासिक कानून है जिसे 1 अप्रैल 1949 को लागू किया गया था और इसने सच कहूं तो पूरे भारत में फैक्ट्रियों के अंदर काम करने के तौर तरीकों में एक क्रांति ला दी थी। ये सुरक्षा मिलती है एक बहुत ही मजबूत कानूनी ढांचे से। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इस कानून की बुनियाद को समझेंगे, फिर स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण से जुड़ी इसकी सबसे जरूरी बातों पर गौर करेंगे और आखिर में काम के घंटों के नियमों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। इस कानून के हिसाब से आखिर एक फैक्ट्री होती क्या है? ये कानून लागू किस पर होता है? देखिए, ये कानून बहुत साफ साफ बताता है। मामला बड़ा सीधा है। सब कुछ 2 चीजों पर निर्भर करता है, वहां काम करने वाले लोगों की संख्या और बिजली का इस्तेमाल। अगर कहीं बिजली की मदद से काम हो रहा है और वहां 10 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं, तो वो एक फैक्ट्री है। और जहां बिना बिजली के काम होता है, वहां ये संख्या 20 या उससे ज्यादा होने पर उसे फैक्ट्री माना जाएगा। ये कानून उम्र के हिसाब से भी श्रमिकों को एकदम साफ तौर पर 3 हिस्सों में बांटता है: बालक, किशोर और वयस्क। और सबसे बड़ी बात, ये कानून फैक्ट्री के हर मामले के लिए एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराता है, जिसे ऑक्यूपायर या अधिष्ठाता कहते हैं। मतलब अंतिम जिम्मेदारी उसी की होगी। अच्छा, तो अब जब हम मूल बातें समझ गए हैं, तो चलिए उस हिस्से पर चलते हैं जो सीधे सीधे कर्मचारियों की सेहत से जुड़ा है, जो कि सबसे जरूरी है। अब आपको शायद लगे कि ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इस कानून की धारा 11 में इतनी बारीकी से सब बताया गया है। हफ्ते में एक बार फर्श की धुलाई से लेकर हर 5 साल में दीवारों की पुताई तक। ये सब इसलिए ताकि काम करने की जगह एकदम साफ सुथरी और बीमारियों से दूर रहे। और बात सिर्फ उसकी नहीं है जो हमें आंखों से दिखाई देता है। ये कानून उन अनदेखे खतरों पर भी पूरा ध्यान देता है, जैसे कि साफ हवा, सही वेंटिलेशन और धूल और जहरीले धुएं पर कंट्रोल। इसका एक ही मकसद है, एक ऐसा माहौल बनाना जहां लोग बिना किसी डर के सुरक्षित रूप से सांस ले सकें। और हाँ, कुछ बिल्कुल बुनियादी चीजें भी हैं जो बहुत जरूरी हैं, जैसे काम करने के लिए खुली जगह ताकि भीड़ भाड़ ना हो, अच्छी रोशनी, साफ पीने का पानी और हाँ, पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग और साफ सुथरे टॉयलेट्स। ये किसी भी इंसान के वो मूलभूत अधिकार हैं जिन पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता। अब आते हैं इस कानून के शायद सबसे जरूरी हिस्सों में से एक पर, अध्याय 4, जो पूरी तरह से सुरक्षा के लिए है। इसका एक ही लक्ष्य है, हादसों को होने से पहले ही रोक देना। यहाँ सबसे ज्यादा जोर मशीनरी की सेफ्टी पर दिया गया है। कानून साफ कहता है कि खतरनाक मशीनों के चारों ओर फेंसिंग यानी बाड़ लगाना अनिवार्य है। चलती मशीनों के पास काम करने के लिए सेफ प्रोसीजर होने चाहिए और क्रेन और लिफ्ट जैसे भारी सामान उठाने वाले उपकरणों की नियमित तौर पर जांच होनी ही चाहिए। लेकिन बात सिर्फ मशीनों की नहीं है। ये कानून खुद पूरी बिल्डिंग की सुरक्षा पर भी उतना ही जोर देता है। मजबूत फर्श और सीढ़ियों से लेकर आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मे देने तक और आग से बचाव के जरूरी उपायों तक, इसमें सब कुछ शामिल है। और यहीं पर यह कानून अपनी दूर की सोच दिखाता है। जैसे ही किसी फैक्ट्री में कर्मचारियों की संख्या 1000 या उससे ज्यादा हो जाती है, तो वहां एक फुल टाइम सेफ्टी ऑफिसर को नियुक्त करना कानूनी तौर पर अनिवार्य हो जाता है। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसका एकमात्र काम ही सेफ्टी सुनिश्चित करना हो। तो हमने स्वास्थ्य और सुरक्षा देख ली। अब देखते हैं कि ये कानून कैसे सिर्फ नुकसान को रोकने से आगे बढ़कर कर्मचारियों के कल्याण को, उनकी भलाई को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए कैसे कर्मचारियों की संख्या बढ़ने के साथ साथ कल्याण सुविधाओं की जिम्मेदारी भी बढ़ती जाती है। अगर 30 से ज्यादा महिला कर्मचारी हैं, तो उनके बच्चों के लिए क्रैच यानी शिशुगृह, 250 से ज्यादा हैं तो कैंटीन और 500 से ज्यादा हैं तो एक विशेष वेलफेयर ऑफिसर तक की व्यवस्था करनी होगी। इन बड़ी सुविधाओं के अलावा ये कानून धोने की जगह, कपड़े रखने के लिए लॉकर, बैठने की सही व्यवस्था और हर 150 कर्मचारियों पर कम से कम एक फर्स्ट एड बॉक्स जैसी जरूरी चीजों को भी अनिवार्य बनाता है।
और अब आखिर में चलिए अध्याय वी को देखते हैं, जो शोषण को रोकने के लिए काम के घंटों पर एक साफ और मजबूत सीमा तय करता है। ये टेबल उन सबसे जरूरी नियमों को बताती हैं जो शोषण को रोकने के लिए बनाए गए हैं। देखिए, एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 9 घंटे, हफ्ते में 48 घंटे और सबसे जरूरी बात, हर 5 घंटे के लगातार काम के बाद कम से कम आधे घंटे का ब्रेक तो मिलना ही चाहिए। ये अनिवार्य है। और अगर किसी कर्मचारी को इन तय घंटों से ज्यादा काम करना पड़ता है, तो कानून यहाँ भी बिल्कुल साफ है। उसे ओवरटाइम के लिए उसकी सामान्य मजदूरी से 2 गुनी दर पर भुगतान करना ही होगा। इतना ही नहीं, ये कानून हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी की गारंटी भी देता है और महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए उन्हें रात की शिफ्ट में काम करने पर प्रतिबंध भी लगाता है। और ये सभी नियम हमें इस कानून के असली मकसद तक ले जाते हैं। तो इन सभी नियमों और धाराओं को समझने के बाद सवाल उठता है कि इसका अंतिम निष्कर्ष क्या है, इसका सार क्या है? इसका एक ही मूल उद्देश्य है, यह सुनिश्चित करना कि देश का औद्योगिक विकास वहां काम करने वाले लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान की कीमत पर न हो।